A very good morning to all of you. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Do you hear me? Please add in the chat box. Okay, good morning, good morning. कैसे हैं आप लोग? Yes, आज का टॉपिक डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, पीएच, बफर सिस्टम, हैंडरसन हैजलबेक इक्वेशन. आई थिंक थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया है, लिटिल बिट इजियर देन अदर टॉपिक्स. Am I audible and visible too? Okay, okay. अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में? आप जरा चैट बॉक्स में लिखें कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है. प्लीज एनीवन. मैं स्टार्ट करूंगी. आज की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और आपको थोड़ा थोड़ा आता भी है. आई नो एसिड्स का आपने पढ़ा हुआ है, पीएच आप जानते हैं, आपने बफर पढ़े हुए हैं, बट उतना डिटेल में शायद नहीं पढ़ा हुआ जितना हम पढ़ेंगे आज. तो अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने इट मीन्स राजूवास एकेडमी पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस में कितना कुछ हो चुका है. आई थिंक यूनिट फर्स्ट जो है, जिसको हम कहते हैं जनरल वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, वो लगभग खत्म होने वाला है. इजंट इट? कार्बोहाइड्रेट्स हमने कर लिया है, प्रोटीन भी हमारा चल रहा है, फैट्स भी लगभग होने वाले हैं. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? यस, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? यस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल. हमने, कौन बताएगा? दीक्षा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चियों? बताएं मुझे. दीक्षा, संदीप, क्या पढ़ा था हमने लास्ट में? डोनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम. और क्या पढ़ा था साथ में? कोई और टॉपिक भी था क्या? यस, किसी को याद है? मेम्ब्रेन बायोकेमिस्ट्री. यस, वेरी गुड. तो हम लोग लगभग एंड की तरफ है और आज का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूटा हुआ है वो है डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, पीएच, बफर सिस्टम, हैंडरसन हैजलबेक इक्वेशन. कुछ आइडिया है आप लोगों को? यू हैव सम आइडिया? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. यू हैव सम आइडिया? ओके, गुड. लेट्स स्टार्ट. बहुत छोटा टॉपिक है आज कंपैरेटिवली, लेकिन इंटरेस्टिंग है, पढ़ा हुआ है आपका, बस आपको देखते चलना है, रिकॉल करना है आपको सब कुछ. देखिए, 4 पॉइंट्स में हम इसको पढ़ेंगे. डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, एसिड और बेस पढ़ेंगे हम फर्स्ट, फिर हम पीएच पढ़ेंगे, फिर बफर सिस्टम्स पढ़ेंगे. बफर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे जो एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री है थर्ड यूनिट, उसमें बहुत डिटेल में आएगा जब हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे. और लास्ट में हमें पढ़ना है एंडरसन हैजलबेक इक्वेशन. इस पूरे को हम एक तरीके से एसिड बेस केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, एसिड बेस बायोकेमिस्ट्री और एसिड बेस केमिस्ट्री. यस, कितने तरीके के एसिड बेस होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. द थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैज चेंज्ड ओवर टाइम ड्यू टू रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन. व्हाट डज इट मीन? कई थ्योरीज हमारे पास आई हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. कुछ पुरानी है, कुछ नई है. तो पहली जो पुरानी थ्योरी थी वो थी अरेनियस की, जिसको हम अरेनियस एसिड और बेसिस कहते हैं. दूसरी थी वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लॉरीज के नाम से फेमस है. और थर्ड वन था लेविस. आई थिंक आपको ये पता है लेविस एसिड और बेस क्या होते हैं, अरेनियस क्या होते हैं और ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या होते हैं. कई बार ये जो क्वेश्चन है ये किस में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं. स्लाइटली माइन्यूटली डिफरेंस है तीनों डेफिनेशन के अंदर और हमें तीनों को एक एक करके देखना है. सबसे पहले हम देखते हैं एरेनियस डेफिनेशन क्या है एसिड की. 1887 में दिया है, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन कैटायन और हाइड्रोनियम आयन. आप बताइए, हाइड्रोजन जो कैटायन है, आप इससे एग्री करते हैं कि ये कैटायन है? यस, ये पॉजिटिव आयन वाला है. दूसरा, क्या हम इसे हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं?
प्लीज राइट इन द बॉक्स, क्या हम इसे हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं? ओके, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर क्या देगा? HCl। अगर एक सपोज आपका जाना पहचाना अगर एसिड का एग्जांपल है तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। HCl क्या देता है पानी के अंदर? H+, जिसको हम हाइड्रोजन कैटायन कहते हैं या हाइड्रोनियम आयन, प्लस Cl-। बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम OH- कहते हैं, जब वो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर पानी में घोला जाता है। तो NaOH आप जानते हैं क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन Na+OH- देता है। तो ये क्लियर है एरिनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक H+ देता है और एक OH- देता है। दूसरा है ब्रॉन्स्टन लॉरी, जो एसिड्स हैं वो 1930 1923 में दिए गए। अब ब्रॉडर डेफिनेशन देन एरिनियस, थोड़ा सा ब्रॉडर किया उन्होंने अपने एस्पेक्ट को। एसिड इज हाइड्रोजन आयन डोनर। अब यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर वर्ड हमने यूज किए हैं। एसिड क्या है? जो हाइड्रोजन आयन डोनर है। तो हाइड्रोजन आयन कौन से? वही H+, जो आपको कहा हाइड्रोजन कैटायन। तो यहाँ पे हमने कहा था प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया डोनर। एंड बेस इज हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। एसिड एंड बेस इज ऑलवेज कम्स इन पेयर, हमेशा एसिड एंड बेस ऑलवेज कम इन पेयर, पेयर के अंदर आते हैं। एक एसिड होगा तो दूसरा बेस 100% होगा। एसिड इज इन, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, HCl इज एन एसिड, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स इट्स प्रोटॉन टू वाटर। तो यहाँ पर HCl क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर हो गया। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन में भी दिखाया है HCl प्लस H2O H3O प्लस, और देखा जाए तो क्लोराइड आयन। तो वाटर, अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज समझने की, यहाँ पे एसिड है HCl, लेकिन बेस क्या है? बेस वाटर है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि बेस क्या है? वाटर मेक्स हाइड्रोनियम आयन। और ऐसे ही मैंने आपको कहा कि वाटर क्या है यहाँ पर, या बेस क्या होता है? बेस लॉरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। और आप देखिए यहाँ पर H2O ने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, HCl के एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे उसने क्या बना दिया? यहाँ पे उसने हाइड्रोनियम आयन बना दिया, जिसको हम H3O+ कहते हैं। तो वाटर यहाँ पर किस तरह वर्क कर रहा है? बेस की तरह। और HCl यहाँ पर क्या है? एसिड की तरह। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हमने हाइड्रोक्साइड को हमने कहीं नहीं लिया है। हमने कहा एसिड हाइड्रोजन आयन डोनर है और बेस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज बताएं, यहां तक समझ में आ गया? यस, ओके, गुड। अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन। अब मुझे बताइए अमोनिया बेस क्यों है? कोई बता सकता है अमोनिया बेस क्यों है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हम अमोनिया को क्यों बेस कहते हैं? व्हाई अमोनिया इज नोन टू बी अ बेस? बिकॉज अमोनिया इज द हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। अमोनिया ने क्या किया? आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमोनिया ने एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, और मैंने कहा जहां हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये बेस हो गया। अब यहाँ देखिए H2O की भूमिका बिल्कुल चेंज हो गई है। H2O यहाँ पर क्या कर रहा है? H2O देख सकते हैं, H2O दे रहा है। H2O यहाँ पे देखिए, यहाँ पर H+ को H2O ने दिया, तो यहाँ स्लाइटली डिफरेंस हो गया। H2O में आप देख सकते हैं अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ बेस, अमोनिया इज द हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर एंड वाटर इज द हाइड्रोजन आयन डोनर। तो यहाँ पर वाटर क्या हुआ? वाटर यहाँ पर एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए वाटर किस तरह से एक्ट कर रहा था? बेस की तरह काम कर रहा था। अब देखिए एक नई टर्मिनोलॉजी आई है इसी के अंदर, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस इज द चार्ज पार्टिकल ऑफ द ओरिजिनल एसिड आफ्टर इट डोनेट्स इट हाइड्रोजन आयन, एंड अ कॉन्जुगेट बेस acid is the charged particle formed when the original base gains a hydrogen ion. Thus, a conjugate acid-base pair is related by the loss or gain of a single hydrogen ion. What does it mean? आप देखिएगा, मैं इसको आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। अब इतना सा ध्यान रखें कि जो ओरिजिनल एसिड है, बाद में जब वो रिएक्शन हो जाती है तो आफ्टर इट डोनेट्स इट्स हाइड्रोजन आयन, वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। और कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होता है? जब वो हाइड्रोजन गेन कर लेता है, तब वो उसके बाद जो है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। अभी हम देखेंगे इसको रिएक्शन से। तो एक तो लॉस और एक गेन सिंगल हाइड्रोजन आयन के जो करते हैं वो पेयर है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक इक्वेशन है Ha, हमने माना ये एक एसिड है लाइक HCl, H2O आपके सामने है। यहाँ पे हाइड्रो आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने H+ H2O ने जो है
दे दिया है यहाँ पर, क्या किया है यहाँ पर Ha, H2O, H3O प्लस प्लस A माइनस, यानी कि Ha का जो है निकल गया है यहाँ पर, यानी कि जिस तरीके से एसिड रिएक्ट करता है, HCl रिएक्ट करता है, जो आप ये बार बार रिएक्शन देख रहे हैं HCl वाली, लाइक जैसे इसमें दिखाया गया बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। Ha, अगर सपोज Ha की जगह HCl है, H2O और यहाँ पे H3O प्लस, मीन्स यहाँ पे HCl से Cl निकल गया है, यहाँ H ऐड हो गया है H2O के अंदर। तो क्या हुआ, ये एसिड था, ये बेस है। हमने यहाँ पर जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे जैसे वाटर को हमने बेस माना था, सेम यही रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है आपको? यहाँ पे आप देख सकते हैं H3O प्लस। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अब ये जो एसिड है जिसने गेन किया है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया, और ये जो जिसने दे दिया है H प्लस को, वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो ये जो बचा था Ha के बाद, वो कॉन्जुगेट बेस हो गया, और H2O को में H प्लस ऐड होने के बाद क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो आपको एक क्लियर समझ में आ गया कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस। आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट एस में इज द चार्ज पार्टिकल फॉर्म व्हेन द ओरिजिनल बेस गेन्स अ हाइड्रोजन आयन। देखिए आप, बेस ने ओरिजिनल जो था उसने यहाँ पर गेन कर लिया, तो ये एसिड कहलाया, और जो एसिड था जिसने छोड़ दिया वो बेस कहलाया। यही बात मैंने अभी यहाँ कही है कि कॉन्जुगेट पर डोनेट करने के बाद जो बचता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। तो NH3 के एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर H2O एसिड था, तो ये क्या बन गया, NH3 देने के बाद कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया, और जो वाटर एक्ट कर रहा था एसिड में, वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब उल्टा देखिए इसके, वही रिएक्शन जो हमने ऊपर दिखाई है, HCl एसिड है, H2O बेस है, जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एसिड हो गया, और जिसने दे दिया, देने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। तो वो एक पेयर में आएंगे, और डेफिनेटली एक तो लॉस करेगा और एक गेन करेगा सिंगल हाइड्रोजन आयन। अब बताइए मुझे, आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का? और ये रिलेटेड है किससे, ये इसी थ्योरी से रिलेटेड है जिसको कहते हैं लॉरीज। ब्रॉन्स्टेड लॉरीन ने जो दी थी 1923 में 3 में, तो ये उसी से रिलेटेड है कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन डोनर है, और बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। Some compounds can act both proton donor or proton acceptor, act as both an acid or base, and these compounds are known as ampholytes or amphoteric। जैसे कि वाटर और अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे पानी अभी मैंने बोला एक तरफ एसिड का काम कर रहा है इस रिएक्शन में, दूसरी तरफ बेस के लिए बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एम्फोलाइट कहलाएगा या एम्फोटेरिक कहलाएगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो H प्लस है, वैसे हमने जो नाम दिया है यहाँ पर, ये नाम हाइड्रोजन आयन का ही दिया है, या हाइड्रोजन कैटायन दिया है, या प्रोटोन दिया है। तो इन तीनों में से जो भी आप नाम लेना चाहें, तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हाइड्रोजन आयन आ सकता है, प्रोटोन आ सकता है, दोनों वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर। तो जो दोनों करता है, दोनों की तरह ऐड करता है, उसको बोलते हैं एम्फोलाइट्स या एम्फोटेरिक, और इसके एग्जाम्पल हैं वाटर और अमीनो एसिड्स। अब थर्ड कैटेगरी जो है वो है लेविस एसिड्स एंड बेसिस की। 1875 टू 1946 दो साइंटिस्ट ये इसमें है, एक ही साइंटिस्ट है इसमें, लेविस जो है गिलबर्ट लेविस, और इसने इन्होंने दो जो डेफिनेशंस दी लेविस एसिड्स और बेसिस की, वो क्या थी। लेविस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अब प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन हमारे टर्मिनोलॉजी में नहीं है, लेविस एसिड और लेविस बेस से टर्मिनोलॉजी क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, जो डोनेट करता है, डोनर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे हम दो साइंटिस्ट ने जो ये थ्योरी दी थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने और एक जो अरेनियस ने दी थी, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन कैटायन, हाइड्रोनियम आयन या प्रोटोन वर्ड यूज किया था। लेकिन अब हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है गिलबर्ट लेविस फोकस्ड ऑन द डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर और एक्सेप्टेंस की, डोनेटिंग की और एक्सेप्टेंस की, तो वो जो एसिड हैं वो एक्सेप्ट करेंगे और बेस जो है वो डोनेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जस्ट रिवर्स, अगर हम यहाँ पर देखें कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था डोनर जो है वो एसिड है और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर बेस है। और यहाँ जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए तो लेविस ने क्या कहा, जो एक्सेप्टर है, आप दोनों चीजों में डिफरेंस देख लें, जो एक्सेप्टर है वो एसिड है और जो डोनर है वो बेस है।
तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा। ऑन आयनाइजेशन एन एसिड donates a proton and a base which is capable of accepting a proton, this base is known as conjugate base। ये हम देख चुके हैं। तो ये जो चीज है इसको हम मान के चलें कि यहाँ पे जो लेविस एसिड और बेसिस की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस और डोनेशन के बेस पे है। जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और जो बेसिस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करेंगे या जिनको हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स कहते हैं। नाउ मुझे बताएं एसिड आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया है? अभी मैं एक बार और आपको समराइज करती हूँ। एसिड H+ देता है, हमें मालूम है। बेस जो है वो कंबाइन करता है H+ से। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है। आप देख सकते हैं इसके, अगर हम HCl की बात करें तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो किस तरीके से एसिड बनता है, कॉन्जुगेट बेस पेयर किस तरीके से बनता है, दोनों में आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन को। यहाँ वीक एसिड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाएंगे एज आई टोल्ड अर्लियर। एसिड इज सब्सटेंस whose dissociation in water releases hydrogen ion, हमने देख लिया। Addition of an acid of a solution increase concentration of free ion in the solution, produces more acidic solution and decrease in pH। आप सभी को मालूम है जब H+ ज्यादा होगा, जब H+ ज्यादा होगा तब जो सोल्यूशन की pH है वो क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? आप बताएं जल्दी से। H+ जब ज्यादा होगा तो क्या होगा सोल्यूशन की pH? यस, कम होगी, लेस होगी। और जब अब देखेंगे हम, जब बेस क्या करता है, बेस रिलीज करता है हाइड्रोक्सिल आयंस एक्वस सोल्यूशन में, H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, OH बढ़ जाएगा। जब H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो pH क्या होगी भाई? यस, इंक्रीज हो जाएगी, मोर हो जाएगी, बिकॉज द OH accepts H+ and results in the formation of water। अब एल्कली टर्म क्या यूज होती है? एल्कली टर्म भी यूज होती है, इज रिजर्व्ड फॉर दोस कंपाउंड्स दैट यील्ड्स OH आयन ऑन डिसोसिएशन लाइक NaOH एंड KOH। ओके, गुड। अभी हमने छोटा सा कंसेप्ट समझा कि H+ ज्यादा होंगे तो pH कम हो जाएगी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसे pH को अच्छे से पढ़ेंगे। देन एल्कली आपको समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो चैट बॉक्स में लिखें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, यस, क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ? ओके, अब हम बात करते हैं, क्या ये भी आपने पढ़ा हुआ है एसिड बेस के क्या फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है? pH लेस देन 7 होना चाहिए, टेस्ट सोर होना चाहिए एसिड का, पर्टिकुलरली रिएक्शन होनी चाहिए बेसिस से, प्रोटॉन डोनर, टर्न लिटमस रेड, लॉट्स ऑफ, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एसिड के अंदर क्या क्या जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। सबसे पहले तो आपने देखा pH जो है वो 7 से कम होगी, बेस में क्या होगी, pH 7 से ज्यादा होगी। टेस्ट इसका सोर होगा, बेस का बिटर होगा, रिएक्ट करेगा बेस से, बेसिस रिएक्ट करेंगे एसिड से। प्रोटोन डोनर है, एक प्रोटोन एक्सेप्टर है, ये रेड कर देता है लिटमस को, और जो बेसिस हैं वो टर्न लिटमस ब्लू कर देते हैं उसको, जस्ट अपोजिट है दोनों का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट, दोनों जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो ये जो मेन फीचर है इनको आपको ध्यान रखना है कि कैसे कभी फिलिंदा बैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे लॉट्स ऑफ H+ अपॉन हाइड्रोजन H3O प्लस अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे लॉट्स ऑफ OH है, जैसे मैंने कहा यहाँ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, pH कम होगी, यहाँ पर OH ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन कम होगी तो pH ज्यादा होगी। सो इज इट क्लियर? रिएक्ट्स विद मेटल्स, डोंट रिएक्ट विद मेटल्स। बताएं मुझे, यहां तक समझ में आ गया आपको एसिड एंड बेस? चलिए बताइए, एसिड जो है लिटमस को क्या चेंज करता है? एसिड लिटमस को कौन सा कलर चेंज करता है? टर्न्स, ओके, रेड। अब एक डिफरेंस है छोटा सा जो आपको जानना है, कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ। दो नाम बहुत आप बार बार सुनते होंगे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या है? कंसंट्रेशन का कोई स्ट्रेंथ से रिलेशन है या नहीं है? तो हमें यहाँ मेजर, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको नॉर्मेलिटी कराऊंगी, टाइट्रेशन कराऊंगी, तो ये आपको आना चाहिए कि कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, इसका कोई रिलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से है या नहीं, स्ट्रॉन्ग और वीकनेस से है या नहीं। तो आप देखिए, द वर्ड कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट मींस कंसंट्रेशन टेल हाउ मच ऑफ एन एसिड और बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन,
refers to the number of moles of acid or base in a given volume. ये सिर्फ नंबर बताते हैं कंसंट्रेशन की कितना जो है कितने मोल्स हैं एसिड और बेस के सोल्यूशन के अंदर गिवन वॉल्यूम में, वो कहलाता है कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन. मींस ज्यादा होंगे तो वो कंसंट्रेटेड होगा और कम होगा तो यस. नॉर्मलिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रेंथ. अभी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ जो है. अभी मैंने कहा आपको कंसंट्रेशन, अभी डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि हम कंसंट्रेशन किसको कहेंगे ज्यादा, जब आपका जैसे मैंने कहा कि सोल्यूट में आप जब डालते हैं सोल्यूट ज्यादा होगा तो इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ज्यादा होंगे गिवन वॉल्यूम में, तब हमसे क्या कहेंगे उसको. और डाइल्यूशन में क्या कहेंगे, ये डिपेंड करता है कितना उसका क्वांटिटी है, हाउ मच ऑफ एन एसिड और बेस इज डिसॉल्व. तो अब यहाँ पर आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात. तो स्ट्रॉन्ग और वीक रेफर टू एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस. कितना आयनाइज हुआ है, जैसे कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यू ऑल नो कि क्या है इसके अंदर. यस आप ओके आप लोग प्रैक्टिकल का जो आपने पढ़ा है उससे इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं. गुड, मैं यहाँ देख रही हूँ. तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, आप सभी जानते हैं. तो अगर स्ट्रॉन्ग ये 100% है तो ये स्ट्रॉन्गली 100% आयनाइजेशन हो गया है इसका वाटर के अंदर, तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्गनेस. और अगर आयनाइजेशन कम हुआ है तो वो वीक हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा 10 to 30% आयनाइजेशन. और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है वो सीधे नंबर ऑफ मोल से है. कितने नंबर ज्यादा मोल के हैं कि नंबर कम है, तो वो डिपेंड करता है, वो उसकी कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूशन है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस मीन्स स्ट्रेंथ. उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ में आता है स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस. और कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जो है वो एक अलग चीज है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है. पीएच आप सभी का जाना माना. क्या होता है पीएच, बताएं मुझे. पीएच का फॉर्मूला क्या है, मुझे लगता है आप सभी को आता होगा. पीएच का मतलब बताएं. ओके पीएच सिंपल मतलब आपने बताया. ओके वेरी गुड, पावर ऑफ हाइड्रोजन. बट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी आपको याद होगा पीएच का. द H+ ion concentration of most of the biological solution is very low and is a range of 10 raised to power -1 to -14 gram ions per liter, which is very difficult to measure and express in conventional method of expression. Hans Sorensen in 1909 introduced the term pH to express the hydrogen ion concentration in logarithmic scale, which is defined as pH is equal to माइनस लॉग ऑफ H+ और log 1 अपॉन H+ कंसंट्रेशन. जब H+ को ब्रैकेट में लेते हैं तो वो कंसंट्रेशन कहलाता है. तो आई थिंक इट इज क्लियर, log 1 अपॉन H+ या माइनस लॉग H+ और माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+. ओके क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन थी इसीलिए हमने इसे लॉगरिथम में लिया और एक्सप्रेशन किया. सोरेनसन 1909 में उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस की पीएच इस तरीके से. जो फॉर्मूला हुआ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन और log 1 अपॉन H+ कंसंट्रेशन. H+ इज हाइड्रोजन आयन. According to this, the H+ concentration of 10 raised to power -8 gram per liter will be क्या होगा उसका पीएच. अगर कंसंट्रेशन 10, ये एग्जांपल से आपको मैंने बताया, आप सभी को पता है, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं. 10 raised to power -8 -8 ग्राम पर लीटर, पीएच कितना हुआ 8. The pH denotes negative logarithm of the hydrogen ion concentration. As you know, P stand for power. pH is abbreviation of power of hydrogen. अभी आपने बताया. pH स्केल क्या होता है, पूरी लंबी चौड़ी जो रेंज है उसकी pH स्केल होती है. जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एसिडिटी विच इन टर्न ऑन डिपेंडेंट ऑन H+ कंसंट्रेशन. 0 से 14 रेंज क्या होती है इसकी, लिखे मुझे बॉक्स के अंदर. 0 से 14 as the dissociation constant Kw of water at 25 degree centigrade is 10 raised to power -14. आप सभी को मालूम है. An acidic solution has pH below 7 and basic solution has pH above 7. जैसे मैंने कहा एसिडिक की below 7 होती है और बेसिक की जो है वो 7 से above होती है. प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक एंड इज सेड टू बी न्यूट्रल. आप जानते हैं प्योर वाटर का क्या होगा, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई. प्योर वाटर अगर है तो उसकी कंसंट्रेशन लिखिए मुझे हाइड्रोजन आयन की और कितनी हुई कंसंट्रेशन, नॉट पीएच. पीएच इज 7. H+ कंसंट्रेशन 10 raised to power -7 m. यस और उतनी ही OH की होगी.
सो क्लियर है ये आप सबको? पीएच इज इनवर्सली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एज यू नो दिस, दैट इज द लोअर द पीएच हायर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। आपको मालूम है पीएच अगर ज्यादा है तो H प्लस कम है, H प्लस ज्यादा है तो पीएच कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द पीएच स्केल इज लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल नॉट अरिथमेटिक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीएच स्केल की जो एक्सप्रेशन है वो लॉगरिथम जो है वो एक्सपोनेंशियल है, means that when a solution changes from pH 7 to pH 6, the H plus ion concentration increases by 10-fold, or when it goes from pH 7 to 5, it increases by 100-fold. The pH of water is 7, and that means water contain 1 into 10 raised to the minus 7 gram of H plus ion per liter. Now is it clear to all of you? आपको समझ में आ गया है क्या है pH का? सिंपल बात है, माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन है, 0 से 14 रेंज है, और आप देख सकते हैं कि अगर न्यूट्रल है, वाटर अगर प्योर है तो वो न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, उसमें H प्लस और OH की कंसेंट्रेशन सेम होगी, और वो होगी 10 टू पावर माइनस कितनी होगी? -7। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने बनाया है, K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस अपॉन H2O। आप देख सकते हैं रिएक्शन से जो रिएक्शन दिख रही है आपको, किस तरीके से रिएक्शन हुई है ये। इन प्योर वाटर HKW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस इक्वल होगा, जैसे मैंने कहा H प्लस OH 10⁻⁻14, तो यहाँ पे 10⁻⁻7 आ गया। और पीएच निकाला जाए तो प्योर वाटर की बात करें तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे पीएच तो 7 होगी, पीओएच भी 7 होगी। इस तरीके से आप स्केल कंसंट्रेशन देखिए H प्लस 1 है यहाँ, और यहाँ OH माइनस में आप देख सकते हैं 1 होंगे। यहाँ पे आप देखिए तो पीएच कितनी होगी, यहाँ पर 0, अगर आप देखते हैं -14 तक जाएंगे तो 14 होगी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं 10⁻⁻0 यहाँ पर पीएच निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल फॉर्म में पीएच स्केल्स में क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं एक्सप्रेशन किस तरीके से है। 14 10⁻⁻14 पे पीएच 14 हो गई। आप देख सकते हैं जैसे जैसे, क्योंकि ये माइनस लॉग है तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से H प्लस बढ़ रहा है, तो पीएच जो है वो किस तरीके से कम हो रही है। तो H प्लस बढ़ रहा है, इट मीन्स सबसे ज्यादा H प्लस कहाँ पे है? हाँ बताएं मुझे, सबसे ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन कहाँ पे है इस टेबल में? सबसे ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन कौन सी है, ऊपर वाली की नीचे वाली? जस्ट हाईएस्ट और लोएस्ट? ओके, तो ये हो गया 0 और 14 अगर देखा जाए, अगर एसिडिटी को बात करें तो एसिडिटी ऊपर, और अगर अल्कलिनिटी की बात करें, बेस की बात करें तो 10⁻⁻14, यानी कि जैसे जैसे H प्लस की कंसेंट्रेशन कम होगी, किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? OH की बढ़ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस टेबल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पीएच को मेजर करने के तरीके आप देख सकते हैं। द pH of an aqueous solution can be approximately measured using various indicators, dyes including litmus, phenolphthalein and phenol red, which undergo color changes as the protein dissociate from the dye molecule. 3 तरीके हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज इंडिकेटर, आप देख सकते हैं फिनोफ्थलीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा है पीएच पेपर जो आता है, उसमें भी आप 0 to 14 स्केल से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कलर डिफरेंस से हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी पीएच कौन सा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है। और एक और तरीका है जिससे पीएच मेजर होती है, वो है पीएच मीटर। तो पीएच मीटर जो है आप उसको भी यहाँ देख सकते हैं। पीएच मीटर मेजर स्मॉल वोल्टेज इन सॉल्यूशन कैलिब्रेटेड इन कन्वर्ट वोल्टेज इनटू पीएच एंड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पीएच, इट प्रोवाइड्स प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पीएच। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पीएच है वो किस तरीके से मेजर की जा सकती है। पहला मैंने आपको कहा इंडिकेटर डाई से, इंक्लूडिंग लिटमस, फिनोफ्थलीन, फिनॉल रेड, और बाद में मैंने आपको कहा पीएच मीटर। तो ये 4 जो तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आप उसमें भी देख सकते हैं कि कितने तरीकों से हम पीएच को मेजर कर सकते हैं। और अभी हमने जब प्रैक्टिकल क्लास के अंदर इक्विपमेंट्स देखे थे तो आप सभी ने पीएच मीटर, मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से पीएच मीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से
दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएच स्ट्रिप, हम जब भी आप आएंगे प्रैक्टिकल में हम देखेंगे पीएच स्ट्रिप से किस तरीके से पीएच मेजर होती है। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिटमस और फिनोफ्थलीन जो है इंडिकेटर्स हैं, उनसे भी हम पीएच को मेजर करते हैं। नाउ तो क्या तरीके हैं पीएच को मेजर करने के, बताएं जल्दी से मुझे पीएच को मेजर करने के तरीके। यस, 3 मेथड्स बताएं पीएच को मेजर करने के। पीएच मीटर डिजिटल भी हो सकता है, इंडिकेटर्स एंड ओके गुड। पीएच वैल्यूज ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स आप देख सकते हैं। ब्लड की पीएच कितनी होती है, लिखें मुझे, ब्लड की पीएच कितनी होती है? ह्यूमन ब्लड की पीएच अगर आप देखा जाए, ब्रदर से यस, देखिए द बायोकेमिकल प्रोसेस सच एज ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, द कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन बाय एंजाइम and the generation of metabolic energy are strongly affected by the concentration of H plus ion. It means biochemical processes जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, एंजाइम्स का कैटालिसिस है, या मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, वो किससे अफेक्टेड होती है? वो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होती है। सो मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हम पढ़ेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जब हम इन सब चीजों को दोबारा पढ़ेंगे कि किस तरीके से बायोकेमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो ऑक्सीजन का, चाहे वो एंजाइम्स का कैटालिसिस हो, चाहे वो मेटाबॉलिक एनर्जी का जनरेशन हो, तो इन सभी जगह जहां बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वहां पर हम देख सकते हैं पीएच का इन्फ्लुएंस रहेगा, हाइड्रोजन जो आयन कंसंट्रेशन है उसका इन्फ्लुएंस रहता है। The pH of biological solution is carefully controlled because pH strongly affects the structure and activity of biological micromolecules like enzymes. जैसे मैंने कहा अभी as I told earlier कि जैसे बड़े बड़े जो molecules हैं biological macromolecules हैं like प्रोटीन, और प्रोटीन एंजाइम क्या होते हैं, वो भी एक प्रोटीन्स होते हैं, आपको मालूम है। तो जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, किससे अफेक्ट होते हैं? पीएच, जो पीएच है मीन्स H प्लस कंसंट्रेशन से, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ये बहुत सारा आप पढ़ेंगे, जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब आपको उसको क्लियरली समझ में आएगा। अभी आप इतना सा जान लें कि यहाँ पर चाहे वो कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो, वो सारे के सारे पीएच से और H प्लस कंसंट्रेशन से अफेक्टेड रहते हैं। तो ये तो एक सही है ना कि मैं, आप इससे सहमत हैं कि मैं पीएच बोल रही हूँ या H प्लस कंसंट्रेशन बोल रही हूँ, एक ही बात है। पीएच से भी हो सकता है और वो H प्लस कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से भी हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके ओके, एक ही बात है, चाहे आप पीएच कहिए चाहे आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन कहिए। तो इस स्लाइड को बनाने का एक ही मकसद है, आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, सभी की पीएच दी हुई है। सबसे ऊपर जो है सबसे ज्यादा एसिडिटी बताया गया है, इंक्रीजिंगली एसिडिक आप देख सकते हैं, कोला, विनेगर, रेड वाइन, बियर, देन ब्लैक कॉफी। मिल्क किसमें आता है? मिल्क में देखिए आप 6 के 7 के बीच में आ रहा है। फिर ह्यूमन ब्लड, टीयर्स, स्वेटवेयर आप देख सकते हैं 7 के थोड़ा सा नीचे, ऑलमोस्ट 7.4 के आसपास। फिर आप देख सकते हैं सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा 9। फिर इंक्रीजिंगली बेसिक, यानी कि नीचे नीचे जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, हाउस होल्ड अमोनिया, हाउस होल्ड ब्लीच, और लास्ट में आप देखेंगे 1M एनीवे, जो सबसे ज्यादा होता है वो बेसिक जो है, यहाँ सबसे ऊपर जो है वो एसिडिक और सबसे नीचे जो है बेसिक रहेगा। मेजरमेंट ऑफ पीएच समटाइम्स यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम कहते हैं एसिड बेस बैलेंस। ये हम जो हमारी थर्ड यूनिट है, जो हमारी थर्ड यूनिट होती है एनालिटिक बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस। जब मैं आपको एसिडोसिस और कीटोसिस जितना भी एग्जांपल्स हैं उसके, एल्कलोसिस और एसिडोसिस दोनों पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। एक एक बफर को, हम बॉडी में पाए जाने वाले बफर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा जान लें कि जो पीएच का जो मेजरमेंट है वो कितना डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल है। इट इज इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस और इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस। तो हमें जब भी कोई डिजीज होता है तो हम कभी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम इसका पीएच का मेजरमेंट करते हैं। इवन हम जब दूध में मेस्टाइटिस का टेस्ट करते हैं, मैं बताऊंगी आपको, तब भी हम पीएच मेजर करते हैं। ऐसे ही हम क्लिनिकली पीएच को मेजर करके बहुत सारे डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक आइडिया लग जाता है कि किस तरफ है, एसिडिटी की तरफ है कि अल्कलिनिटी की तरफ है। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच। It means the normal pH of human plasma is 7.4 or it is referred as physiological pH. The blood of patients suffering from certain disease such as diabetes can have a lower pH. A condition is called as
एसिडोसिस, मोर प्रॉम्प्टली हम इसको बोलेंगे मेटा एसिडोसिस, लेकिन अभी आप इतना सा जाने, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम थर्ड यूनिट में, जब हम डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अभी आप इतना ध्यान रख लें कि फिजियोलॉजिकल पीएच जो हमारी बॉडी की होती है, ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है, अगर उससे कम हो जाती है तो जैसे जैसे ने कहा डिजीज होती है डायबिटीज, उसके अंदर काम में आता है। और दूसरा द कंडीशन इन विच द पीएच ऑफ द ब्लड इज हायर देन 7, अगर 7 से ऊपर हो जाती है तो हम उसे एल्कलोसिस कहते हैं। इसको हम आप यहीं पे छोड़ दें, इतना ही याद रखें कि ये डायग्नोसिस में हेल्पफुल रहती है। मैं जब थर्ड यूनिट में आपको कराऊंगी तब बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। कुछ फ्लूइड आप देख सकते हैं, पीएच ऑफ सम इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्लियरली लिखा हुआ है। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड होल ब्लड की क्या पीएच होती है, टीयर्स की क्या होती है, सलाइवा की देखिए 6.4 to 7 आप देख सकते हैं। और इसको कुछ को याद रखें, कहने का मतलब ये है कि गैस्ट्रिक जूस की सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, और आप देख सकते हैं पैंक्रेटिक जूस की क्या होती है, एल्कलिनिटी की तरफ होती है, ब्लड की क्या होती है, लगभग सब जो है न्यूट्रलिटी से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, सलाइवा थोड़ा सा नीचे है, और आप देखेंगे गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा एसिडिक है। जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे तब हम वहां पर पीएच को अच्छे से, यूरिन की पीएच को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों चीजों को यूरिन की, तो तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप हल्का जो बेसिक है, जैसे ब्लड का है, सलाइवा का है, यूरिन का है, इसको लर्न कर लें। अब आता है बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स एंड देयर टाइप्स इन्वॉल्व इन एसिड बेस बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बफर्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये एसिड बेस बैलेंस को बनाने के लिए एसेंशियल है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जैसे कि मेंटेन हमारी बॉडी में हर चीज का, हर मेटाबॉलिज्म का जरूरी होता है, ना एक्सेस होना चाहिए ना कम होना चाहिए, नहीं तो हम किसी न किसी डिजीज हमारे अंदर आ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे एसिड बेस को बैलेंस के लिए हमारे पास बफर्स होते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस, कुछ चीजें हमारी बॉडी में भी बफर की तरह एक्ट करती हैं। अगर वो एक्ट नहीं करती तो हम एसिड बेस बैलेंस को नहीं बना पाते, और एसिड बेस बैलेंस नहीं बनता तो एसिड बेस बैलेंस नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ आपके अंदर जो बफर्स हैं वो एक्ट नहीं हो रहे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो हम एक एक करके देखेंगे हमारे बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन से बफर की तरह एक्ट करते हैं। अभी हम जाने कि पहले बफर होता क्या है। STS 7.2 7.4 देखिए, अब इसमें आता है बफर सॉल्यूशन इज वन दैट रेजिस्ट पीएच चेंज ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और एल्कली। जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। कब? जब आप उसमें छोटी सी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या एल्कली मिक्स करते हैं। सच सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स वेयर द पीएच इज टू बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड। मैंने जैसे कहा एसिड बेस बैलेंस के लिए यूज में आता है ये। बफर may be defined as a solution of a weak acid or its salt with a strong base. A buffer solution consists of weak acid and its salt, the conjugate base, the proton acceptor. Example, acetic acid and the sodium acetate, or the weak base, its salt like ammonium hydroxide or ammonium chloride. During buffering, strong acid or base is replaced by a weaker one with a constant reduction in the number of free hydrogen or hydroxyl ions. ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे कहा बफर जो है वो वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बने होते हैं, और जो एक उसमें जैसे मैंने कहा कॉन्जुगेट एसिड भी होता है और एक कॉन्जुगेट बेस होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करेंगे वीक एसिड की, वीक एसिड जैसे कि H2CO3 है, और इसमें जो दूसरा होगा बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका एसिड जो है वो वीक होगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे अल्कलाइन बफर की, तो अगर NH4OH वीक है तो उसका जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि NH4Cl। यही बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे एसिटिक एसिड के साथ सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोडियम एसिटेट वीक बेस होगा। और इस तरह से अगर जस्ट उल्टा अगर हम देखें कि क्या होगा, भाई एसिटिक एसिड क्या है, यहाँ एसिटिक एसिड जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, या एसिटिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, बताएं। अगर HCl होता तो वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाता। यहाँ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड मैंने जैसे कहा कि वो वीक एसिड है। बच्चों बताएं स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड कौन सा होता है, HCl, और एसिटिक एसिड कौन सा है, वीक। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है और सोडियम एसिटेट उसका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रॉन्ग, सोडियम एसिटेट जो है उसका बेस हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे सॉल्ट्स की, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड भी वही है, जैसे मैंने आपको कहा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, उसका
ये एक वीक बेस है, तो इसका सॉल्ट जो होगा वो NH4Cl हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उल्टा हो जाता है, जैसे मैंने कहा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर है। A buffer consists of weak acid and its salt. ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? आप इससे देख सकते हैं इसको कि एसिटिक एसिड अगर वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा बफर? या तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट होगा, या वीक बेस या उसका सॉल्ट होगा। और यहाँ पर भी यही बताया गया है, सोल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और एल्कली। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? द एफिशिएंसी ऑफ अ बफर इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस इज रेफर्ड टू एज बफरिंग कैपेसिटी। इसको याद रखिए आप, बफरिंग कैपेसिटी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो उसकी एफिशिएंसी है कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करने की, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो द एफिशिएंसी ऑफ अ बफर इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच ऑन द एडिशन ऑफ acid or base is referred as buffering capacity. It is the number of gram equivalents of either hydrogen ion or hydroxyl ion required to change the pH of 1 liter of 1 m solution by 1 unit. आपको इसको ऐसा सच याद रखना है, ये हम प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या है ये? इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ आइदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ 1 m सोल्यूशन बाय 1 यूनिट। 1 m सोल्यूशन क्या है? 1 मोलर सोल्यूशन है। तो आप इतना सा ध्यान रखें कि बफरिंग कैपेसिटी कुछ नहीं है, बफरिंग कैपेसिटी एफिशिएंसी है बफर की, जो पीएच को कांस्टेंट करने में काम आती है ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस, जब हम उसमें एसिड और बेस मिलाते हैं। It mostly depend on the concentration of buffer components. The maximum buffering capacity is usually achieved by keeping the same concentration of the salt as well as the acid. It mostly depends on the concentration of buffer component. कितना buffer component है इस पर डिपेंड करता है ये। तो आप ध्यान रखें बफरिंग कैपेसिटी क्या है? बफरिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आइदर हाइड्रोजन आयन, क्योंकि आपको मेंटेन रखने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिक्वायर्ड होंगे, उसको चेंज द पीएच ऑफ 1 m सोल्यूशन बाय 1 m, तो वो उसकी एफिशिएंसी होगी और उसी को हमने बफरिंग कैपेसिटी कहा है। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं मुझे, बफरिंग कैपेसिटी समझ में आ गया है आपको? ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बफर्स। द मोस्ट कॉमन केमिकल बफर बाई का दो तरीके के हमने बॉडी के अंदर डिवाइड किया है, इसको हम बहुत डिटेल में थर्ड में पढ़ने वाले हैं। अभी आप जान लें कौन कौन तरीके के बफर होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो होते हैं बाइकार्बोनेट टाइप के, एक होते हैं नॉन बाइकार्बोनेट जिसमें हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और फॉस्फेट बफर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बाइकार्बोनेट बफर, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और फॉस्फेट, ये सभी बफर्स हैं। ब्लड बफर सिस्टम एक्ट इंस्टेंटली रेगुलेट पीएच बाय बाइंडिंग और रिलीज H+। कैसे करेंगे इसको रेगुलेट पीएच को? या तो बाइंड करेगा या रिलीज करेगा H+ आयन या हाइड्रोजन आयन को। द बफर कैन नॉट रिमूव H+ आयन फ्रॉम द बॉडी बट टेम्परली एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट टू रिड्यूस फ्री H+ आयन। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे। अभी आप इस स्लाइड से इतना सा जान लें कि ये दो तरीके के होते हैं, बाइकार्बोनेट और नॉन बाइकार्बोनेट। नॉन बाइकार्बोनेट इंक्लूड्स HB यानी हीमोग्लोबिन बफर, प्रोटीन बफर और फॉस्फेट बफर। बफर्स बॉडी में कौन कौन से हैं? बॉडी फ्लूइड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चेंज इन पीएच बिकॉज मोस्ट एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव। जैसे मैंने बोला है आपको कि एंजाइम्स जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। आपको मालूम है एंजाइम्स एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और जितने भी फिजिकल जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं उन पे एक डेफिनेट होते हैं वो, इसलिए हम यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव। During metabolism, acids and bases are produced. In the long run, excess acid और base is eliminated via kidney और lungs. आपको मालूम है हर प्रोसेस के अंदर एसिड और बेसिस बन रहे हैं हमारी बॉडी में। जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो एसिड और बेस बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, और वो किससे एलिमिनेट हो रहे हैं? आप जानते हैं किडनी और लंग्स हमारे लिए एक्सक्रीशन का काम करते हैं, एक्सक्रीटरी बॉडी का काम करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। इन द शॉर्ट रन द बॉडी इज प्रोटेक्टेड। द लॉन्ग रन में बात हो गई, और शॉर्ट रन में कैसे बॉडी प्रोटेक्टेड होती है? आप अगर लॉन्ग रन की बात करें तो किडनी और लंग्स काम कर रहे हैं, और शॉर्ट रन की बात करें तो बफर्स काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहे हैं। इन द शॉर्ट रन द बॉडी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट pH change by buffering system. Acid produced by the body are carbonic acid, sulfuric acid, phosphoric acid, lactic acid, citric acid, ammonium ions, ketone bodies, etc. like acetic acid और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप भी सिर्फ इतना सा ध्यान रख लें, हमारी बॉडी में दो तरीके के काम चल रहे हैं,
पहला चल रहा है लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग रन का, और दूसरा चल रहा है शॉर्ट रन का। तो लॉन्ग रन में तो किडनी और लंग्स एलिमिनेट कर रहे हैं, जो भी एसिड्स और बेसिस बन रहे हैं उनको एक्सक्रीट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। और शॉर्ट रन में जो हमारे यहाँ जो बफर है हमारी बॉडी में, अभी मैं बात करूंगी कौन कौन से बफर है, मैंने भी बताया आपको, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर, हीमोग्लोबिन भी बफर की तरह एक्ट करता है, और बहुत सारे प्रोटीन्स जो बफर की तरह एक्ट करते हैं। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, अमोनियम आयंस है, कीटोन बॉडीज जैसे कि एसिटोएसिटिक एसिड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। कीटोन बॉडीज आप जानते हैं, कीटोन बॉडीज क्या होता है, प्लीज बताएं मुझे। कीटोन बॉडीज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगली वाले यूनिट में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा, एक एसीटोन होता है, एक एसिटोएसिटिक एसिड होता है, और एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। Bicarbonate buffer is the major extracellular buffer and phosphate buffer is the major intercellular buffer in the body which protects the body against the pH change। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि बाइकार्बोनेट बफर जो है ये फिल इन द ब्लैंक से बहुत बार आता है। एक्स्ट्रासेलुलर बफर है और फॉस्फेट बफर इंट्रासेलुलर बफर है मेजर। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर एक्स्ट्रासेलुलर बफर है बाइकार्बोनेट, और फॉस्फेट बफर जो है वो इंट्रासेलुलर है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर बफर फिजियोलॉजी में भी आप पढ़कर आए हैं। बफर पेयर क्या होता है, बफर पेयर मैंने जैसे कहा, एसिटिक एसिड का एग्जांपल आपको बताया था, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। आप देख सकते हैं व्हेन एसिड से HCl इज एडेड, अगर अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ, व्हेन एन एसिड से फॉर एग्जांपल HCl इज एडेड देन एसिटेट आयन ऑफ द बफर बाइंड्स विद H+ ऑफ HCl। आप देख सकते हैं H+ से कंबाइंड हो जाएगा, एसिटेट जो है CH3CONA plus H, and which is a weakly ionized, therefore the buffer resists the pH change due to acid। When a base से NaOH is added, अगर यहाँ एसिड ऐड हुआ है तो इस तरीके की रिएक्शन होगी, और अगर बेस है, देखिए बेस को ऐड किया हमने NaOH का, तो क्या होगा, एडेड द H+ आयन ऑफ द बफर एसिटिक एसिड कंबाइंस विद OH आयन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। अगर एसिड ऐड किया तो जो CH3COA था जो हमारे पास एसिटेट से आया, सोडियम एसिटेट से, तो वो CH3COO माइनस H+ ऐड कर लेता है, वापस एसिड बना देता है। तो इस तरीके से वो रेजिस्ट कर देता है चेंज को पीएच के। और दूसरी बात, अगर बेस ऐड होता है, NaOH इज एडेड, तब क्या होगा, द H+ आयन ऑफ द बफर एसिटिक एसिड कंबाइंस विद OH आयन टू फॉर्म वाटर। तो एसिटिक एसिड कंबाइंस विद OH आयन टू फॉर्म वाटर। तो जो H+ है किसका, जो CH3COH का H+ था वो कंबाइन हो जाता है वाटर के OH से, यहाँ देख सकते हैं आप, और वो वीकली आयनाइज्ड होता है, और यहाँ इस तरीके से ये पीएच चेंज को जो है वो प्रिवेंट कर देता है। नाउ इज इट क्लियर। अब देखते हैं हम लास्ट पार्ट, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। अ वीक एसिड इस तरीके से आयनाइज होता है, आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज रिटर्न एज K इज इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन। ब्रैकेट जब भी आएगा वो कंसंट्रेशन से डिनोट होगा, H+ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई A- कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA यानी कि HA कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं HA क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड, H+ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, A- कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, H+ A- KHA। इस तरीके से लॉग ले लेंगे हम, माइनस लॉग ले लिया, फिर हमने माइनस लॉग को सब्स्टिट्यूट पीएच से कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है माइनस लॉग H+ इज इक्वल टू पीएच, पीएच इज इक्वल टू PK माइनस लॉग HA अपॉन A-। तो आप देख सकते हैं देन द स्ट्रॉन्गर द एसिड द लोअर इट्स PK, ये आप सभी को मालूम है। देन टू रिमूव द साइन, माइनस को हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये PH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग A- अपॉन HA। इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, ये रिएक्शन बनाने का तरीका है, आप इसको करके देखिएगा हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन को किस तरीके से है। सबसे पहले ये रिएक्शन लिखिए, फिर यहाँ पे ये रिएक्शन लिखकर माइनस लॉग H+ लीजिए, फिर इसका सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस लॉग H+ को पीएच से, पी लगा दीजिए वहां पर, और उसके बाद जो है माइनस साइन को रिमूव करने के लिए PK प्लस लॉग A- अपॉन HA। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से रिएक्शन हो गई हमारे पास, आप देख सकते हैं PH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग A- अपॉन HA। तो HA क्या था यहाँ पर, HA था, आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड, और दूसरा हमने कहा A- क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। आई थिंक इज इट क्लियर, ये आप देख सकते हैं अबव एंड बिलो द रेंज देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ conjugate acid or base to combine with the base or acid to prevent the change in pH। बफर की अभी मैंने बात करी कि किस तरीके से होता है, बफर का दे रखा है यहाँ पर कि बफर में किस तरीके से चेंज होगा, प्रिवेंट करेगा उसको जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं। वीक एसिड्स में क्या होगा, आप देख सकते हैं वीक एसिड, वही रिएक्शन, उसी को लिखने का तरीका। द बफर इफेक्ट कैन बी सीन इन टाइट्रेशन कर्व। इस रिलेटेड एक हम एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, टाइट्रेशन कर्व, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। टू अ वीक एसिड सॉल्ट
जैसे कि मैंने कहा CH3CO माइनस एड HCl व्हाइल मॉनिटरिंग pH वर्सेस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड एडेड। ये टाइट्रेशन कर्व में हम पढ़ेंगे जहां pKa का कांसेप्ट आएगा, इसको डिटेल हम वहीं पढ़ेंगे। अभी आप जान लें कि जो इक्वेशन है हेंडरसन हेजलबेक वो कैसे बनी, वो आपको मैंने बताया किस तरीके से बनी, किस तरीके से डिसोसिएशन हमने किया, किस तरीके से एसिड लिया, माइनस लॉग H प्लस लिया और pH निकाला, फॉर्मूला निकल कर आ गया pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस अपॉन HA, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करते हैं बफर की? 2 फैक्टर्स हैं, पहला है pK रिलेटेड टू pH ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा है कंसंट्रेशन। बफर वर्क्स बेस्ट विद इन 1 pH यूनिट अबव और बिलो इट्स pK। ये टाइट्रेशन कर्व में जब हम कर्व पढ़ेंगे तब मैं इसको क्लियरली समझाऊंगी आपको। अ बफर इज मोर इफेक्टिव द मोर कंसंट्रेशन इट इज, जैसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वैसे ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन मोर बफर मॉलिक्यूल्स। 1 m solution of a given buffer has 1 million times more buffering molecules than 1 micromole solution. Greater the buffering capacity, the less the change of pH। तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है कि बफरिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो pH में चेंज कम से कम होगा। When the pH is equal to pK, the concentration of conjugate base is equal to concentration of undissociated acid। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहां पर उसकी इक्वल होगा वहां पर, जैसे मैंने आपको कहा definition pKa is the pH where HA is equal to A minus concentration, means pH pK के इक्वल होगा जब concentration of conjugated base is equal to concentration of undissociated acid। आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। pH और pKa कब इक्वल होगा, बताएं मुझे, pH और pKa कब इक्वल होगा? मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों तक? सिंपल pH pK के इक्वल कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेटेड ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड। ओके 50% क्लियर। आप यहां देख सकते हैं HA is equal to A minus और हाफ डिसोसिएटेड। आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन pK is the pH where HA is equal to A minus एंड डिसोसिएशन। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे टाइट्रेशन कर्व के अंदर। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थैंक यू सो मच। आज हमने एसिड्स देखे, आपको बाय डिफॉल्ट तीनों तरीके के एसिड की डेफिनेशन देखनी है, एसिड बेस की कौन कौन से 3 तरीके हैं। नाम लिखिए मुझे फटाफट, कौन कौन सी 3 थ्योरीज हैं एसिड और बेस की। टाइम होने वाला है, जल्दी से लिखिए मुझे, 5 मिनट्स है ओनली। बताएं मुझे जल्दी से रिवाइज कराऊंगी मैं। एसिड बेस बताएं मुझे कितने तरीके की थ्योरी है। यस, पहली थ्योरी कौन सी थी, एरिनियस। दूसरी कौन सी थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लॉरीज के नाम से। और तीसरी लेविस। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने पीएच देखा। पीएच क्या होता है, एसिड बेस क्या होता है हमने देख लिया। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। आपने पीएच का मेजरिंग देखा, पीएच मीटर देखा, लिटमस, फिनोफ्थलीन, पीएच पेपर, पीएच स्ट्रिप, देन बॉडी फ्लूइड्स की पीएच देखी। देन उसके बाद बफर देखा, बफरिंग कैपेसिटी देखी क्या होती है। बफरिंग कैपेसिटी बहुत बार पूछी जाती है। द एफिशिएंसी ऑफ बफर टू मेंटेन a constant pH on the addition of acid or base is referred as buffering capacity। बफर्स देखिए बॉडी में 2 तरीके के, कौन कौन से 2 बफर्स हैं बॉडी के अंदर, जल्दी बताएं। एक तो बाइकार्बोनेट टाइप और दूसरे नॉन कौन से हैं, दूसरे नॉन बाइकार्बोनेट जिसमें हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन्स हैं और फॉस्फेट है। ओके, और सबसे मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर कौन सा है, बाइकार्बोनेट बफर, और मेजर इंट्रासेलुलर बफर है फॉस्फेट बफर। बफर पेयर देखे हमने, हेंडरसन हेजलबेक इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस कंसंट्रेशन और अपॉन HA कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड। बस इतना ध्यान रख लें, A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेटेड बेस है और HA कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड है। किस तरीके से हाफ होता है और किस तरीके से pH इक्वल हो जाएगी जब कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड। फैक्टर्स कौन से हैं 2, एक है pK और दूसरा है कंसंट्रेशन। सो आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आप सबको समझ में आ गया है? आज टॉपिक इजी था, आपका पढ़ा हुआ था सारा टॉपिक। ओके, बायोकेमिस्ट्री समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज राइट डाउन। बायोकेमिस्ट्री समझ में आ रही है आप सबको? टफ तो नहीं लग रहा है आपको? सब्जेक्ट टफ लग रहा है बायोकेमिस्ट्री? प्रैक्टिकल्स आप कंडक्ट कर रहे हैं? ओके, आप सभी से मेरा, अच्छा ये नो, आई थिंक पीजीआईवीआर में हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स, हम लोग जूम से ले रहे हैं क्लासेस। तो आप लोगों से मेरा, जो बीकानेर के और नवानिया के बच्चे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी उसको देख सकते हैं, जो लोग एक्सेस कर सकते हैं। कुछ वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, लाइक टाइट्रेशन का, कुछ बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट का, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट। तो आप जो मेरा नाम से भी है, डॉक्टर बरखा गुप्ता, बरखाज वेट स्फीयर, ये आप यूट्यूब पे चैनल देख के आप लोग प्रैक्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं। आप सभी जो बच्चे सीवीएस बीकानेर के हैं और सीवीएस नवानिया के हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन।